चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हमारा एमसीक्यूज का पहला ऑफिशियल पेपर बेटा, फरवरी मार्च 2026, पेपर 12। हम सबको पता है बेटा कि 1 आवर 15 मिनट्स का हमारा पेपर होगा, उसमें हमें 35 एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है। आए ज़रा स्टार्ट करते हैं। कहता है, स्टार्टिंग से बेटा कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बुक कीपर इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको याद हो बेटा, जब हम ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स कर रहे थे तो मैंने आपको बुक कीपर और अकाउंटेंट का डिफरेंस समझाया था। तो जब मैं बुक कीपर की बात करता हूं ना बेटा, तो बुक कीपर जो है वो जर्नल एंट्रीज बनाता है। बुक कीपर जो है वो टी अकाउंट्स बनाता है। और बुक कीपर ट्रायल बैलेंस तक जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब बुक कीपर का काम है। अकाउंटेंट क्या करेगा सर? फाइनल अकाउंट्स जो है वो हमारे अकाउंटेंट बनाता है। का बाज औकात जो है वो ट्रायल बैलेंस भी अकाउंटेंट ही बनाता है। बुक कीपर का काम एंट्रीज और टी अकाउंट्स है बेटा। तो आपसे कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बुक कीपर इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। और मैंने आपको बताया था बेटा, थ्योरी वाले एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो अप्रोच है वो क्या है बेटा, कि पहले गलत वाले एमसीक्यूज हटा दो। अगर गलत वाले एमसीक्यूज हटा देंगे तो आराम से जो है आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर कौन सा है। तो अगर मैं पहला वाला पढ़ूं बेटा, कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेशियोज। सर ये फाइनेंशियल्स नहीं बनाते तो रेशियोज तो दूर की बात है बेटा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। प्रिपेयरिंग एसओएफपी, प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये फाइनल अकाउंट से रिलेट करता है बेटा। बुक कीपर जर्नल एंट्रीज बनाता है। सर तो अगर ये तीन नहीं है तो आंसर क्या होगा बेटा? बी। हमेशा याद रखना, जब भी थ्योरी वाले एमसीक्यूज आएंगे हम हमेशा पहले गलत वाले हटा देंगे, तो हमारे पास जो सही वाला बचेगा वो आंसर होगा। आगे क्या कहता है? व्हाट इज द अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू इट्स ओनर। अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू इट्स ओनर कह रहा है बेटा। सर अब आपको लग रहा होगा कि सर ओड का मतलब तो जो है वो लायबिलिटी की बात कर रहा होगा। बेटा देखो, अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू इट्स ओनर, अगर ओनर बिजनेस में पैसे ला रहा है ना बेटा, तो बिजनेस उसको अमाउंट ओ करता है। जब भी ओनर पैसे लाएगा वो जो है कैपिटल होगा। तो एग्जाम में ये ओड के वर्ड से धोखा नहीं खा जाना कि सर आपने हमें बिल्कुल पहली क्लास में बताया था कि ओड का मतलब उधार। सर अगर ओनर के अलावा किसी थर्ड पार्टी से उधार ले रहा हूं तो वो लायबिलिटी होगी, या बैंक से ले रहा हूं तो लायबिलिटी होगी, या किसी बंदे से लोन ले रहा हूं तो वो लायबिलिटी होगी। सर ओनर अगर बिजनेस में पैसे ला रहा है तो वो तो कैपिटल होगा ना बेटा। क्या ये? उसके बाद कहता है बेटा, वेयर इज द डिस्काउंट टोटल फ्रॉम द पेमेंट साइड ऑफ अ कैश बुक पोस्टर। अब बेटा देखो, आपको अगर याद हो बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम, एक सेकंड में देख भी लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। ठीक है। सर हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड होता है बेटा। डिस्काउंट अलाउड कब होता है? जब मेरा कस्टमर मुझे पैसे देता है तो मुझे पैसे रिसीव हो रहे होते हैं, और जब मैं अपने सप्लायर को पैसे देता हूं तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। आपसे कहता है, बताओ डिस्काउंट टोटल पेमेंट साइड पे कौन सा आएगा बेटा। तो हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड आता है हमारे पेमेंट साइड पे। अब बेटा देखो, गलत वाले हटा दो, जो अलाउड वाले हैं वो तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते सर। आंसर डिस्काउंट रिसीव्ड ही होगा क्योंकि पेमेंट जब हम करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है बेटा। अब सर बचा क्या? सर कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इन द जनरल लेजर या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इन द परचेज लेजर। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि परचेज लेजर में सिर्फ परचेजेस और परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बेटा। सर तो उसके अलावा जो बाकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कहाँ जाएंगी? जनरल लेजर में। आगे आए सर। उसके बाद कहता है, अ चेक रिसीव बाय टिबेरी फ्रॉम मार्टिनेज वाज सब्सिक्वेंटली डिसऑनर्ड। सर डिसऑनर्ड चेक की मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी। हाउ वुड द डिसऑनर्ड चेक बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टिबेरी। चेक रिसीव कर रहा है टिबेरी बेटा। सर जब जब टिबेरी को चेक मिला होगा उसने एंट्री क्या बनाई होगी? बैंक डेबिट और मार्टिनस क्रेडिट। मैंने आपको बताया था बेटा कि उसूलन क्या होना चाहिए, जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसे आए ना उसूलन हमें उस दिन बैंक डेबिट करना चाहिए। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं बेटा, जिस दिन चेक मिल जाता है ना उस दिन कंपनीज बैंक को डेबिट कर देती हैं। आपको भी नहीं पता कि बैंक में, आपके कस्टमर के बैंक में पैसे हैं या नहीं है। तो आप जो है वो अप्रोच गलत है बेटा, लेकिन कंपनीज करती हैं कि जिस दिन चेक मिल गया
आप बैंक डेबिट कर दोगे। उसूलन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब पैसे अकाउंट में आए ना तब बैंक डेबिट होना चाहिए। तो डिसऑनर चेक होता ही इसलिए बेटा कि आप बैंक डेबिट पहले ही बना देते हो, पैसे आए भी नहीं होते और आप बैंक डेबिट कर देते हो। तो सर हमने पढ़ा था कि चेक मिलने पे हमने ये एंट्री बना ली। 3 दिन बाद हमारे बैंक से फोन आया कि भाई आपके कस्टमर ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, वो कस्टमर कंगला है, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो अब मैंने बिला वजह बैंक को भरा दिया है बेटा, और मार्टिनेस को कम कर दिया है कि उसने पैसे दे दिए, जबकि एक्चुअल में उसने पैसे दिए ही नहीं। तो अब मैं सही क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा बेटा, मार्टिनेस डेबिट बैंक क्रेडिट बेटा। तो सर मार्टिनेस डेबिट बैंक क्रेडिट, सी इज माई आंसर। आगे हैं सर, उसके बाद कहता है सारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जोला। बेटा मैंने आपको बताया था पेपर 2 पढ़ाते वक्त भी कि जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा ना, तो आपने पहले बायर और सेलर आइडेंटिफाई करना है। सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे बेटा। तो सारा परचेज कर रही है यानी सारा इज बायर, और जोला से खरीद रही है बेटा तो जोला इज सेलर। ठीक है सर। अब कहता क्या है देखिएगा, कहता है सारा और जोला 400 ऑन फर्स्ट में, शी पेड दिस ऑन फर्स्ट में आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, सारा मेड फर्दर परचेजेस कॉस्टिंग 280 ड्यूरिंग में। व्हाट वर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन सारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर में। अब बेटा देखो, सर हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा, और उसमें आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, अगर आपको याद हो बेटा। ये देखें, मैंने आपके पूरे कोर्स को कोई 11 पेज में समराइज किया है, बताया था मैंने आपको बेटा। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमने क्या पढ़ा था सर, आए देखते हैं। सर हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पढ़ा था, देखिएगा, सेंड समरी टू कस्टमर। कस्टमर को जो मैं मंथ एंड पे स्टेटमेंट भेजता हूँ भाई कि इतना तुमने खरीदा, इतना तुमने हमसे खरीदा, इतना तुमने रिटर्न किया, इतना तुमने पे किया, एंड मंथ में तुम्हारा इतना बैलेंस बचा है, तो उसको कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब बेटा सुनना, आपसे कहता है व्हाट वर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन सारा स्टेटमेंट फॉर मे। अच्छा सर, सारा ने जो है वो पूरे महीने में कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं बेटा। अब सर साल के शुरू में सारा कितना ओ करती थी, $400। सर तो ओपनिंग बैलेंस तो वही होगा ना, भले हमने फर्स्ट में को पे कर दिया अमाउंट, लेकिन हमारा ओपनिंग बैलेंस 400 ही रहेगा बेटा। सर तो ये जो 380 वाले आंसर हैं वो तो हो ही नहीं सकते। अब बेटा सुनना, सर सारा का बैलेंस बीडी था $400, ठीक है सर, जिसमें से उसने जिसमें से उसने हमें $400 5% डिस्काउंट काट कर उसी फर्स्ट में को ही दे दिए। तो लेस पेमेंट, लेस डिस्काउंट रिसीव। सर आप डिस्काउंट रिसीव को क्यों हटा रहे हैं, सर इसलिए क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। मैंने आपको क्या एंट्री सिखाई थी, अगर आपको याद हो बेटा, कि एंट्री बनेगी जोला डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एक एंट्री बनेगी बेटा, जो कि शो कर रही होगी 400 का 95% बेटा, यानी 380। भाई बाकी 20 भी तो जोला डेबिट होगा, जोला डेबिट 20, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 20। सर तो सप्लायर या लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, डेबिट वाली चीज माइनस होगी बेटा। तो पेमेंट 380 और 20। उसके बाद सर हमने फिर से गुड्स खरीदे, ऐड इनवॉइस। सर गुड्स खरीदेंगे तो पैसे देने होंगे उसको, 280 बेटा। तो टोटल 280 क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो सर आंसर इज सी बेटा। आगे हैं, विच बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर यूज टू राइट अ सेल्स जर्नल एंड सेल रिटर्न जर्नल। बेटा मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, देखो डॉक्यूमेंट्स। जब सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो सेल्स इनवॉइस भेजूंगा बेटा, तो सेल्स इनवॉइस, इनवॉइस इशूड होगा बेटा बेसिकली, क्योंकि हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं। और सेल्स रिटर्न जर्नल करते वक्त मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर रिटर्न गुड्स बाय कस्टमर है तो क्रेडिट नोट इशू होगा। तो सर इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट, बी इज माई आंसर बेटा। उसके बाद है सर 7 पे, कहता है जसविंदर मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम, मंथली इम्प्रेस $100 है। इन सितंबर पेटी कैश बुक शोड द फॉलोइंग, टोटल एक्सपेंसेस इतने, टोटल रेसिप्ट्स इतने, बताओ कितना रिस्टोर करना चाहिए है। मैंने आपको बताया था बेटा पेटी कैश पढ़ाते वक्त कि जब भी जो है वो हम पेमेंट्स वगैरह करेंगे, हमारा हर महीने हमारे पेटी कैश में $100 पड़ा होना चाहिए बेटा। अगर कम होगा तो हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। अब सुनना जरा बहुत गौर से, 100 हमारे पास था बेटा, 83 का एक्सपेंस हुआ और 7 हमें पैसे मिले। मुझे बताओगे मेरा बैलेंस सीडी कितना है। हाँ भाई, जरा बैलेंस सीडी निकालो कितना आ रहा है। बोलो भाई कितना आ रहा है। 24 आता है, चेक करो। सर सीडी है 24,
हर साल नहीं, सॉरी, हर महीने कितना है बेटा, कितना रिस्टोर होना चाहिए सर? हर महीने हमारा बैलेंस $100 होना चाहिए है सर। तो कितना रिस्टोर करना पड़ेगा, निकाल लें बेटा। सर हमें 76 रिस्टोर करना पड़ेगा। दिस 76 इज माई आंसर बेटा। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा बी होगा। चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा बोलता है विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट। कहता है ट्रायल बैलेंस की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा सर, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमें गलत वालों को हटाना है। तो आ जाएं जरा सर। कहता है, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं बेटा। इट कैन हेल्प इन लोकेटिंग अर्थमेटिकल एरर्स। सर ये तो सही बात कर रहा है, ये तो सही बात कर रहा है। हमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट। ये तो बात सही कर रहा है सर। मैंने आपको जब पहली क्लास में ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, बताया था कि अर्थमेटिकल एरर्स ठीक करता है। इट एक्सक्लूड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। बिल्कुल सर, हमने पढ़ा है पेपर 2 में। हमने बिल्कुल पढ़ा है बेटा पेपर 2 में कि जब भी जो है वो हमारी जब भी हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं बेटा, तो जब भी हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं बेटा, तो हम जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा निकलती कब है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है बेटा। इसीलिए जो है वो हम कभी भी इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते। फिर कहता है इट इज ऑफन यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स। सर ऑफन नहीं, हर दफा यूज होती है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते ही इसमें। तो आंसर क्या हुआ बेटा? सी। इट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब डेबिट क्रेडिट। डबल एंट्री का मतलब है, लेट सपोज एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। सर ट्रायल बैलेंस कहाँ आपको डबल एंट्री बताता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको डबल एंट्री बताती हैं बेटा। तो सी इज द आंसर। उसके बाद है, क्या कहता है? परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज फॉर 50। ऑफिस यूज है बेटा, प्राइवेट यूज नहीं है। अगर प्राइवेट यूज होता तो ड्रॉइंग का था। वॉज करेक्टली एंटर्ड इन पेटी कैश बुक। सर ये सस्पेंस का सवाल आ गया। विद जर्नल एंट्री करेक्ट द एरर। मैंने आपको बताया था जिस तरह पेपर 2 में बेटा, पेपर 1 में भी हमें यही 3 कॉलम्स बनाने हैं बेटा, ओरिजिनल एंट्री, एंट्री मेड और रेक्टिफाइंग एंट्री। आ जाए सर। ओरिजिनल एंट्री पढ़ता हूँ। स्टेशनरी लिया है बेटा और करेक्टली एंटर हुआ है पेटी कैश बुक में, तो एंट्री बननी चाहिए बेटा स्टेशनरी डेबिट और पेटी कैश क्रेडिट। यही बननी चाहिए ना सर? इस तरह करना बेटा एग्जाम में 50 से। अच्छा ठीक है सर। सर उसके बाद कहता है बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन एरर। कहता है भाई पेटी कैश बुक में तो करेक्टली एंटर हुआ है, लेकिन हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। स्टेशनरी को डेबिट करने की जगह परचेज को क्रेडिट कर दिया है बेटा। पेटी कैश का लिखा हुआ है बिल्कुल सही है बेटा, तो पेटी कैश तो क्रेडिट ही होगा, डेबिट कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि मैं एंट्री मेट का ट्रायल बैलेंस बनाकर देखूंगा, और अगर मैच होगा तो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, नहीं मैच हुआ तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगा। तो यहाँ पे बेटा डेबिट पे 0 आ रहा है और क्रेडिट पे 100 आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, यानी एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगा। पेटी कैश दोनों में सही है, कभी भी रेक्टिफाइंग एंट्री में नहीं आएगा। सर स्टेशनरी को डेबिट करना था, क्या मैंने किया? नहीं सर, कर दें स्टेशनरी को डेबिट बेटा। सर क्या परचेज को डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं सर, परचेज तो आना ही नहीं चाहिए था, हमने बिला वजह क्रेडिट किया है, तो ठीक करने के लिए करूंगा परचेज को डेबिट। सर क्रेडिट पे क्या आएगा सर? जहां कुछ नहीं होता वहां होता है सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ए इज माय आंसर बेटा, स्टेशनरी डेबिट 50, परचेज डेबिट 50, सस्पेंस क्रेडिट 100। सवाल कहता है करीना's इनकम स्टेटमेंट showed a gross profit of 24,000 and profit for the 7,400. She later discovered the following errors। हमें करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट निकालना है बेटा। कहता है कैरेज इनवर्स ओमिट हो चुका है और ड्राइंग्स को हमने वेजेस रिकॉर्ड कर दिया था बेटा। सबसे पहली बात तो कैरेज इनवर्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैरेज इनवर्स जीपी को अफेक्ट करेगा। जो चीज आपके जीपी को अफेक्ट करेगी वो एनपी को भी अफेक्ट करेगी बेटा। सर ड्राइंग्स को आपने वेजेस यानी एक्सपेंस बना दिया है, इसका जीपी से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, क्योंकि जीपी पहले ही निकल गया होगा। जीपी निकालने के बाद आप ऐड इनकम लेस एक्सपेंस करते हो, तो इस पे सिर्फ एनपी का अफेक्ट आएगा, नेट प्रॉफिट का अफेक्ट आएगा इस पे बेटा। अब आओ करते हैं। मेरा जीपी है 24,000 बेटा, सुनना। मेरा जीपी है 24,000 बेटा। पहले कैरेज इनवर्ट्स की बात कर लेते हैं। कैरेज इनवर्ट्स फॉर $200 हैड बीन ओमिटेड। सर अगर आपको फॉर्मेट याद हो बेटा इनकम स्टेटमेंट का,
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता था? ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेज, ऐड कैरेज इनवर्ट्स। याद है? कैरेज इनवर्ट्स ऐड करने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती थी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो जीपी हो जाएगा कम। सर हमने अगर ओमिट कर दिया है, इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कम है और प्रॉफिट बढ़ गया है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा बेटा कैरेज इनवर्ट्स। तो मेरा करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 23,800। मेरा करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 23,800 आएगा बेटा। इस एंट्री की मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बेटा। तो आंसर अगर आप देखें तो ए बी सी डी, सी और डी तो हो ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि 24,200 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बचा ए अभी। अब सुनना, मेरा नेट प्रॉफिट है बेटा 7,400। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 200 से कम हो रहा है तो मेरा एनपी भी 200 से कम होगा बेटा, तो कैरेज इनवर्स तो लेस हो जाएगा बेटा। दूसरा सुनना, ड्रॉइंग्स ऑफ 2,400 हैड बीन रिकॉर्डेड एज वेजेस। सर आपने एक्सपेंस को भरा दिया है, एक्सपेंस को भरा दिया है तो आपका प्रॉफिट हो गया होगा कम। एक्चुअल में ये थी ड्रॉइंग्स, आपने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया है। तो अब मुझे ऐड करना पड़ेगा अपना नेट प्रॉफिट। तो वेजेस ऐड हो जाएंगी बेटा 2,400 से। मुझे बताएंगे मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना आता है? हाँ भाई, जरा बताएं मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो बेटा और बताओ कितना आ रहा है करेक्टेड नेट प्रॉफिट। 9,600 बेटा। 9,600 का मतलब सर आंसर है ए। आगे हैं बेटा अगले एमसीक्यू पे। कहता है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सर। अच्छा आए, अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं होती है। पढ़ा है? डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको दी होंगी, आपको उसको डेबिट क्रेडिट करना है बेटा। अच्छा, अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। गलत। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डिपॉजिटर बनाता है सर, बैंक नहीं बनाता। जिसका अकाउंट होता है वही बनाता है, बैंक तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट बनाएगा बेटा। अच्छा, अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर। बिल्कुल सर, डिपॉजिटर बनाएगा। आंसर इज डी। आ गए हैं। उसके बाद कहता है बेटा, ऑन 31 जनवरी सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 740। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग: बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। सोमराज अपडेटेड कैश बुक एज रिक्वायर्ड। व्हाट वाज द अपडेटेड कैश बुक बैलेंस ऑन 31 जन। मैंने आपको जब ट्रॉपिकल्स एमसीक्यूज करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था बेटा कि इस एमसीक्यू में बच्चे गलती करते हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे जो है वो बैंक चार्जेस को भी एडजस्ट कर देते हैं, जो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि उसने आपको दिया है बैंक स्टेटमेंट। सुनना, मुझे एग्जामिनर ने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है बेटा, विच इज 740 क्रेडिट। मेरा बैंक बैंक का क्रेडिट, मेरा डेबिट यानी पॉजिटिव बेटा। जब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हम यूपीसी को करते हैं लेस, अनप्रेजेंटेड चेक यानी के, और हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट यानी यूसीडी को करते हैं ऐड। तो इससे जो आंसर आता है ना हमारा, वो डायरेक्ट बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक ही आता है बेटा। तो अगर डायरेक्ट बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आ रहा है और वो भी आपसे यही मांग रहा है, तो इस बैंक चार्जेस को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर एग्जामिनर आपको कैश बुक का पुराना बैलेंस बोलता कि भाई कैश बुक का पुराना बैलेंस ये है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल के दो, तो पहले मैं अपडेटेड कैश बुक बनाता बैंक चार्जेस को एडजस्ट करके, फिर मैं उस अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस से यूपीसी और यूसीडी एडजस्ट करके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालता। क्या ये क्लियर है सर? हमें देखो दोबारा रिपीट कर, आपको एग्जामिनर ने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, बैंक चार्जेस जो है वो कैश बुक का आइटम है। अगर मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं तो मैं यूपीसी को करता हूं ऐड, ये लेस करता हूं, सॉरी ये यूपीसी है, नॉट प्रेजेंटेड का मतलब यूपीसी 150 है भाई, यूसीडी सवाल में नहीं है। इससे जो आंसर आता है वो डायरेक्ट अपडेटेड कैश बुक आएगा। वो 30 ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होगा उसके अंदर। क्लियर है समीन? तो बताएं बेटा ये कितना आता है, कितना आता है सर ये बताएंगे जरा। 740 माइनस 150, 590 आ रहा है यार, जरा चेक करो। सर 590 पॉजिटिव। सर मेरा पॉजिटिव डिपॉजिटर के हिसाब से। भाई अपडेटेड कैश बुक किसका डॉक्यूमेंट है? डिपॉजिटर का।
तो डिपॉजिटर के हिसाब से पॉजिटिव होता है डेबिट। तो ए इज द आंसर बेटा। आगे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बेटा। सर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको जो है वो यूजेस या बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स बताए थे बेटा। तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था सर, आए जरा, टू आइडेंटिफाई इररिकवरेबल डेट्स। नहीं सर, इररिकवरेबल डेट्स माना एसएलसीए का पार्ट होता है, लेकिन एसएलसीए जो है वो इररिकवरेबल डेट्स के लिए थोड़ी बनाते हैं। टू प्रोवाइड द टोटल ओड टू ट्रेड पेबल्स, सर ये तो पीएलसीए का है। टू शो द टोटल ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, सर गलत। सर कैश सेल्स कभी भी एसएलसीए में नहीं आता। तो सर आंसर क्या है, बी, टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट। आपको याद होगा मैंने यूजेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स में आपको बताया था कि करेक्ट एरर करता है, डिटेक्ट करता है फ्रॉड को बेटा, तो फ्रॉड रोकेगा आपका कंट्रोल अकाउंट। आगे हैं, उसके बाद कहता है ट्रेडर एंटर्ड द फॉलोइंग आइटम्स इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बेटा, और आपसे कह रहा है विच एंट्री इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज करेक्ट। अच्छा, कौन सी एंट्री जो है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की करेक्ट है। अब मैं ये कैसे निकालूं सर, आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको जो है वो सिंपल सिंपल पीएलसीए बनाना है बेटा, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। सर पीएलसीए स्टार्ट होता है बीडी से, जो कि हमें नहीं दिया हुआ बेटा, तो जीरो अज्यूम कर लो। सर उसके बाद टोटल डिस्काउंट रिसीव, सर हमने पढ़ा है कि डिस्काउंट रिसीव जो है वो यहाँ जाता है बेटा, डेबिट साइड पे आता है 12,900। सर इंटरेस्ट जाता है यहाँ पे, जो कि कितना है बेटा, 15,000। सर परचेज रिटर्न आपको बता रहा है बेटा कितना है, सर परचेज रिटर्न है 19,200। और सर पेमेंट्स मेड टू सप्लायर हम यहाँ करते हैं बेटा 218,200। तो सर मुझे बताएंगे मेरा बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आएगा बेटा, और कितना आएगा जरा कोई बताएगा। हाँ दोस्त, मेरा बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे कितना आएगा भाई, बताओगे कोई। हाँ भाई, बोले सर। बोलो बेटा। सर वैसे एक बात आपको बोलूं, ये पीएलसी बनाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। एक शॉर्ट एक 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 और तरीका बताता हूँ आप। वो बोल रहे हैं विच एंट्री इन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज करेक्ट। तो अब पीएलसीए बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। अभी हमने बनाया ना पीएलसीए, ये देखो, अभी हमने पीएलसीए बनाया, और हमें पता चला बेटा, क्या पता चला सर आपको, सर आपको ये पता चला कि डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है हमेशा। उसने आपको क्या उस वो आपको, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहा हूँ, वो पहले कह रहा है क्रेडिट ऑफ 19,200, 19,200 परचेज रिटर्न है। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता है। तो ए आंसर नहीं है भाई। सर उसके बाद बोलता है क्रेडिट ऑफ 218,200, सर 218,200 पेमेंट है, क्रेडिट नहीं, डेबिट होता है पीएलसीए में, तो ये भी आंसर नहीं है बेटा। अच्छा, सर डेबिट ऑफ 12,900, सर 12,900 डिस्काउंट है। सर ये बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, इसने ये आंसर है हमारा। डी भी आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि वो कह रहा है 15,000 को डेबिट करो, जबकि इंटरेस्ट क्रेडिट होता है बेटा। चले आगे हैं, उसके बाद कहता है बेटा अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन वाज इनकरेक्टली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बेटा पढ़ाया था, और मैंने आपको इस जगह यहाँ पे भी लिखवाया है, अगर आपको याद हो बेटा, कि कैपिटल को अगर हमने रेवेन्यू बना दिया तो होगा क्या। तो यहाँ पे क्या कहता है देखो, कैपिटल वॉज इनकरेक्टली ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ये रहा बेटा। इफ कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, अगर कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया तो नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और एक्सपेंस जो है भाई वो बढ़ जाएगा। तो सर व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस एरर ऑन फाइनेंशियल्स, पूरा पूरा लिखवाया है बेटा एमसीक्यू शॉर्टकट्स में, कि नॉन करंट एसेट कम होगा और नेट प्रॉफिट कम होगा बेटा। तो सर सी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है सर, जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, सॉरी मैंने गलत जो है वो टिक कर लिया, दोनों अंडरस्टेट हो रहे हैं, मैंने आपको बोला, लेकिन मैंने सेलेक्ट सी कर लिया बेटा, आंसर इज डी, दोनों कम होंगे, देख लो यहाँ, नॉन करंट एसेट भी कम हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। क्या ये क्लियर है सर, जल्दी बताएं। हाँ दो। उसके बाद है बेटा, कहता है अ ट्रेडर बॉट इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2,000 ऑन 1 जनवरी इन एयर वन, इट इज डेप्रिशिएटेड एट 45% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, विच जर्नल एंट्री वुड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन एयर टू। एयर वन की बात नहीं कर रहा है, एयर टू की बात कर रहा है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यानी नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एयर वन का डेप्रिसिएशन होगा सर 2,000 का 45%, कोई बताएगा कितना आता है। हाँ दोस्त, 900 आता है, चेक करो बेटा। सर हमें एयर टू का डेप्रिसिएशन बताना है,
तो सर 2000 माइनस 900 का 45%, बताओगे बेटा कितना आता है? हाँ दोस्त, कितना आता है? 495। सर एंट्री हमने सीखी थी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। तो आंसर इज बेटा हमारा ए, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आगे हैं, उसके बाद क्या कहता है? A trader was owed rent at the end of his financial year. A trader was owed rent बेटा। सर ट्रेडर ओ करता है रेंट। अच्छा, सर ओड का क्या मतलब है? सर ओड का मतलब है ट्रेडर ने जो है वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है, इसलिए तो ओड का वर्ड है बेटा। ट्रेडर ओड रेंट। ट्रेडर ओड का मतलब क्या है बेटा? सर ओड का मतलब ट्रेडर को रेंट लेना है, और ट्रेडर के लिए पहली बात तो ये इनकम है बेटा ट्रेडर के लिए। दूसरा ओड का मतलब है ये अक्रूड है बेटा, एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल यानी अक्रूड सीडी है। अच्छा, हाउ शुड ट्रेडर एंटर दिस इन हिज लेजर? पहली बात तो बेटा जहां जहां रेंट पेबल आ रहा है वो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये रेंट रिसीवेबल का अकाउंट है, पेबल का नहीं बेटा। सर अब आप अगर जरा मेरे साथ रेंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाए, मैंने आपको सिखाया था बेटा कि इनकम का जब भी अकाउंट बनता है तो अप्पा बनता है बेटा, याद है? तो अक्रूड बीडी, प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी एंड अक्रूड सीडी। आपसे कहते हैं हाउ शुड द ट्रेडर एंटर दिस इन रेंट इन हिज लेजर? क्रेडिट द रेंट रिसीवेबल अकाउंट विद द अमाउंट ओड एंड ब्रिंग डाउन एज डेबिट बैलेंस, या डेबिट द रेंट रिसीवेबल अकाउंट विद अमाउंट ओड एंड ब्रिंग डाउन एज अ क्रेडिट बैलेंस। हमें अक्रूड सीडी देखना है बेटा। अक्रूड सीडी किस साइड पे आता है? सर अक्रूड सीडी क्रेडिट साइड पर आता है, और अगर अक्रूड सीडी क्रेडिट पे आएगा तो इसका बीडी किधर आएगा बेटा? डेबिट पे। तो सर आंसर इज बी, क्रेडिट द रेंट रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि अक्रूड क्रेडिट पे है, और वही ब्रिंग डाउन जब करेंगे बीडी करेंगे तो डेबिट पे आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? आगे हैं सर, उसके बाद कहता है एट 1 जनवरी डोमेनिको हैज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 760। मैंने आपको पेपर 2 पढ़ाते हुए भी बताया था, जब भी ओपनिंग प्रोविजन होगा, जब भी ओपनिंग प्रोविजन होगा इसके दो काम होंगे बेटा, एक तो टी अकाउंट का ये बीडी होगा, दूसरा प्रोविजन एडजस्टमेंट का प्रीवियस एस्टिमेट होगा। आपसे कहते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 22,500 हैं, हम 5% पे प्रोविजन मेंटेन करते हैं। व्हाट आर एंट्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एट 31 दिसंबर? तो पहले तो निकाल लेते हैं बेटा, 22,500 का 5% करोगे तो करंट एस्टिमेट आ जाएगा। कोई बताएगा कितना आता है करंट एस्टिमेट? हाँ भाई, कितना आ रहा है करंट एस्टिमेट बेटा? कोई बताएगा सर? 1125। सर प्रीवियस एस्टिमेट कितना है? सर 760 मेरा प्रीवियस एस्टिमेट है, इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है। तो सर बताएंगे इंक्रीज इन प्रोविजन कितने से हो रहा है? और इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता है, हम एंट्री बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रेडिट। तो बताओगे बेटा कितना आ रहा है इंक्रीज इन प्रोविजन? 1125 माइनस 760। हाँ भाई, कोई बताएगा? 1125 माइनस 760 कितना आता है सर? 365। अब बेटा आओ मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। व्हाट आर द एंट्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बोले ना, इज्जत से टी अकाउंट बना लेना प्रोविजन का बेटा। अगर आपको याद हो हम कैसे बनाते थे, हम बीडी यहां लेते थे बेटा 760, हम इसकी एंट्री बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो प्रोविजन हो रहा है क्रेडिट 365 से, ऑपोजिट नाम इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। इसका मतलब सर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे 365 आएगा बेटा। तो सर ये जहां जहां डेबिट लिखा हुआ है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकम स्टेटमेंट डेबिट बोल रहा है 365, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी डेबिट बोल रहा है। आंसर ए है या सी है? अच्छा अब आप, सर उसके बाद हम क्या करते थे? सर हम कुछ नहीं, टोटल करते थे और सीडी निकाल लेते थे। तो सर सीडी कितने से आएगा? 1125, और सीडी की साइड क्या है बेटा? डेबिट साइड, यानी सी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं, हाँ दोस्त फटाफट से बताओ। उसके बाद है कहता है व्हाट इज द करेक्ट बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? सर मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यहां से भी आपको दिख जाएगा बेटा। तो अगर ये हैंड आउट याद नहीं करोगे ना बेटा, तो आपका जो है वो एमसीक्यू आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इन्वेंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, तो ये हैंड आउट याद करना बहुत जरूरी है बेटा। आगे हैं, उसके बाद कहता है गाइडन इज अ मैन्युफैक्चरर, ही मेड एरर्स इन वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। अच्छा,
मैन्युफैक्चरर सर बोलता है हिज वर्क इन प्रोग्रेस वाज अंडरस्टेटेड बाय 2000 एंड हिज इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स वाज ओवरस्टेटेड बाय 3500। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स? मैंने आपको जब भी ये जब हमने ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स किए थे बेटा, मैंने आपको वहां पे बताया था कि एमसीक्यू में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो दो तरीके से क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। पहला तो कि एरर किया है, एरर के अफेक्ट करने से क्या हुआ है ये बताओ, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है वो ये पूछ सकता है कि एरर ठीक करके बताओ क्या इंपैक्ट आएगा। तो दोनों में फर्क है बेटा, तो सोचना पड़ेगा हमें। अब आए जरा, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी, वो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है बेटा। तो अगर मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में कोई इंपैक्ट कोई कोई इशू किया होगा, अगर मैंने वर्क इन अगर मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में कोई इशू किया होगा बेटा सर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी इंपैक्ट करेगा। और आपको याद होगा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। तो सर इसका इंपैक्ट आपके इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स पर भी आएगा बेटा। क्योंकि सर अगर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू गलत है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गलत निकलेगा। लेकिन सर अगर आपने इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में कोई गलती की है तो ये तो स्पेसिफिकली इनकम स्टेटमेंट आइटम है, ये मैन्युफैक्चरिंग में कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता सर। तो सर जो फिनिश गुड्स की इंपैक्ट होगा वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही आएगा। क्या इतना हमें समझ आता है? हाँ दोस्त जल्दी से चले भाई। तो आपसे कहता है भाई बताओ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स। आपसे ये नहीं पूछ रहा एरर ठीक करने के बाद क्या होगा, आपसे पूछ रहा है इफेक्ट बताओ। सर वर्क इन प्रोग्रेस को अगर हमने अंडरस्टेट कर दिया है बेटा तो आपको फॉर्मेट याद होगा, और एंड एयर एंड की बात कर रहा है, यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहा है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। सर आपको मैन्युफैक्चरिंग का अगर फॉर्मेट याद हो, जो कि हमें नहीं होता बेटा, तो आओ जरा ये हैंड आउट देखते हैं, इसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग डाला था। ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा, देखो ये रहा फॉर्मूला, प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है बेटा। अब सुनना जरा, सर अगर आपने वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरस्टेट कर दिया है, यानी कम रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब आपका ये होता लेस है बेटा। सुनना, ये होता लेस है बेटा मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर आपने लेस कर दिया है, अगर आपने कम रिकॉर्ड किया है, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने कम लेस किया होगा बेटा। लेस ज्यादा करना था, आपने कम लेस किया है। सर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरस्टेट हो जाएगी। अच्छा सर, फिर सर यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाएगी तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई सर तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सर, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सुनना बेटा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 से बढ़ गया है बेटा, और आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 2000 से बढ़ गया है। अच्छा सर, अब जहां जहां अंडरस्टेट लिखा हुआ है वो तो हटा ही दो, वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी बेटा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के दो इंपैक्ट हैं बेटा, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वर्क इन प्रोग्रेस का इंपैक्ट जाएगा बेटा, और एक फिनिश गुड्स का जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस का तो मैंने लिख लिया, अब फिनिश गुड्स पे आओ। बोलते हैं फिनिश गुड्स वाज ओवर स्टेटेड। सर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर हमने ज्यादा माइनस कर दिया होगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया होगा। तो सर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो गया होगा 3500 से बेटा। तो अगर ये बढ़ 2000 से रहा है और कम अगर 3500 से हो रहा है बेटा, तो नेट कितने से अंडरस्टेट होगा सर? 1500 से अंडरस्टेट होगा। तो आंसर इज बेटा ए। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त क्लियर है सर। हमें इस तरह वर्किंग नहीं करोगे ना कभी भी एमसीक्यू ठीक नहीं होगा, हमें इसी तरह वर्किंग करनी है बेटा। चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है अ सोल ट्रेडर पेड ऑफ बिजनेस ओवरड्राफ्ट यूजिंग हिज ओन पर्सनल फंड। बिजनेस का खर्चा प्राइवेट से पे किया है बेटा। जब बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता हूं, पढ़ाया था सिंगल एंट्री में, जब बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता हूं प्राइवेट यूज के लिए तो वो ड्रॉइंग्स होता है। जब बिजनेस का कोई खर्चा अपने प्राइवेट जेब से देता हूं तो वो एडिशनल कैपिटल होता है। अच्छा, कहता है हाउ डज दिस अफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बहुत गौर से सुनना, आपको
लायबिलिटी कैपिटल एसेट दे रहा है, फौरन दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा और किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते सर। तो अब सुनना बहुत गौर से। अ सोल ट्रेडर पेड ऑफ बिजनेस ओवरड्राफ्ट। अच्छा सर, बिजनेस का ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी बेटा। तो लायबिलिटी हो गई कम, ऐसा ही है सर, लायबिलिटी हो गई कम ना सर। अच्छा ठीक है सर, लायबिलिटी हो गई कम क्योंकि हमने पे ऑफ कर दिया। सर कैपिटल से पे किया है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। सर आप चेक कर लें, कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, तो एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आंसर इज सी बेटा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं हाँ दोस्त। उसके बाद कहता है जाहा इज अ कंसल्टेंट हु रिसीव्स फीस फ्रॉम क्लाइंट। कंसल्टेंट का मतलब सर सर्विस बिजनेस है, पढ़ाया था। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है सर्विस बिजनेस। जब सर्विस बिजनेस की बात होती है तो वो सर्विसेज देते हैं, गुड्स बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते। और आपको बताया था जब सर्विस बिजनेस होता है तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब नहीं आता। आप डायरेक्ट जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो आप डायरेक्ट इनकम से स्टार्ट करते हो, जीपी तक तो होगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि जीपी का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो अगर ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे बेटा तो जीपी कैसा? तो इनकम लेस एक्सपेंस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा बेटा। तो हमारी इनकम यहां पे होगी फीस फ्रॉम क्लाइंट। तो फी इनकम माइनस एक्सपेंसेस बेटा। सर ए हो नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, ये ट्रेडिंग का आंसर है बेटा। ये तो ठीक है। सर यहां पे भी ये नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं आता और एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं। सर एक्सपेंसेस खर्चा होता है, माइनस होते हैं। सर सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं। तो डी इज द आंसर बेटा। आगे हैं। उसके बाद कहता है अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट कंटेन्स रूल्स एज डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स, व्हाट इज नॉट कंटेन्ड इन अ टिपिकल पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सर मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं बेटा, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी बात करते हैं, सैलरी की भी बात करते हैं। सर डी इज माय आंसर। सर करंट अकाउंट बैलेंस की कभी भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में बात नहीं होती, बहुत आसान है बेटा। उसके बाद कहता है विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप। बोलता है विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप। सर आए, मैंने जो है वो फॉर्मेट लिखा था बेटा यहाँ पे। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी बोनस कमीशन आता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है बेटा। तो आ जाओ सर जरा, वैसे तो बहुत आसान है। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग बिल्कुल आता है। सर पार्टनर सैलरी बिल्कुल आता है। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल आता है। सर पार्टनर ड्राइंग नहीं आता, ये करंट अकाउंट में आता है, अप्रोप्रिएशन में नहीं आता बेटा। यानी 1, 2 एंड 3 आता है बेटा। इसका मतलब ए इज माई आंसर। उसके बाद आया बेटा, कहता है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा और आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है सर? कि आपके पर्सनल एसेट्स स्टेक पे नहीं होंगे। अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएगा तो आप सिर्फ उतना ही लूज करोगे जितना आपने इन्वेस्ट किया है। जबकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में अगर आपका बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, आपको आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी बीवी के जेवर, ये सब बेच के उधार पूरा करना पड़ेगा बेटा। लेकिन कंपनी में अगर शेयर होल्डर ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है तो वो सिर्फ उतना ही लूज करेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया है। तो आए ए, अ शेयर होल्डर इन कंपनी रिस्क लूजिंग ओनली देयर पर्सनल पोजेशन। नहीं सर, ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अच्छा, अ सोल ट्रेडर रिस्क लूजिंग ओनली कैपिटल दे पुट इनटू द बिजनेस। कहता है भाई अ सोल ट्रेडर रिस्क लूजिंग ओनली द कैपिटल दे पुट इनटू द बिजनेस। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अ सोल ट्रेडर रिस्क लूजिंग ओनली देयर पर्सनल पोजेशन। नहीं सर, ये आंसर नहीं है। अ सो सर अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी रिस्क लूजिंग ओनली द अमाउंट दे एग्री टू पे फॉर द शेयर। जितनी इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ उतना ही पे करेंगे। सर तो ये सी आंसर क्यों नहीं है? सर सी और डी इसलिए आंसर नहीं है कि ये सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं। सोल ट्रेडर अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस होता है बेटा, जबकि कंपनी में शेयर होल्डर होता है। तो बच्चे ना एग्जाम में ये करके आ जाएंगे अगर उन्होंने सोल ट्रेडर के वर्ड पे फोकस नहीं किया बेटा। क्या ये क्लियर होता है सर? हमें आगे हैं। उसके बाद कहता है एट द स्टार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर अ लिमिटेड कंपनी हैड दीज बैलेंसेस, यानी बैलेंस बीडी की बात कर रहा है बेटा। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर था 38,000, 4% का डिविडेंड पे किया है और 8,000 ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व में। व्हाट वाज द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर?
मैंने आपको बताया था बेटा, देखो शेयर्स में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो जो बीडी है वही सीडी भी हो जाएगा। सर क्या जर्नलिज्म में चेंज आएगा? यस सर, जर्नलिज्म में चेंज आएगा, क्योंकि आपने 8,000 ट्रांसफर किए जर्नलिज्म में। मैंने आपको पेपर 2 में एंट्री पढ़ाई थी, एंट्री क्या बनती है जनरल रिजर्व ट्रांसफर की? रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट बेटा 8,000 से। तो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा बेटा 8,000, और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा 8,000। उसके बाद सर डिविडेंड 4% का पे किया है, तो मैंने आपको बताया था डिविडेंड के केस में एंट्री बनती है रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग डेबिट का मतलब है माइनस होगा। सर किस पे लगाऊं? सर 2.5 लाख का 4%, जरा बताओ कितना आता है 2.5 लाख का 4%? हाँ भाई, कितना आता है 2.5 लाख का 4% भाई? 10,000 आता है सर। सर रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है, डेबिट का मतलब माइनस। अच्छा ठीक है सर। सर फिर प्रॉफिट जो है मेरे रिटेन अर्निंग को बढ़ाता है, तो प्लस कर दो बेटा। तो जरा मुझे रिवाइज्ड अमाउंट्स बताओगे बेटा कितनी आती हैं? जरा मुझे रिवाइज्ड अमाउंट्स बताओगे बेटा कितनी आती है? यहाँ पे कोई चेंज नहीं है बेटा, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मेरे पास सीडी ये तो 2.5 लाख ही आ जाएगा बेटा। जरा मुझे जनरल रिजर्व की अमाउंट बता दो। सॉरी, मैंने गलत कर दिया बेटा, मैंने रिटेन अर्निंग्स में ये सब, जनरल रिजर्व में ये सब माइनस प्लस कर दिया, जबकि मुझे रिटेन अर्निंग्स में करना चाहिए। तो -10,000 प्लस 38,000। हाँ भाई, जरा बताओगे बेटा कितना आता है मेरा जनरल रिजर्व और मेरा रिटेन अर्निंग्स बेटा अपडेटेड? जरा ऐड करें। ये तो आ जाएगा 26,000 बेटा। और ये रिटेन अर्निंग्स कितना आ रहा है बेटा, जरा बताओ। हाँ भाई, कितना आ रहा है रिटेन अर्निंग्स बेटा, बताएं, कैलकुलेट करें। सर 75,000 -8,000 -10,000 प्लस 38,000, सर 95,000 आता है। सर आपसे पूछ रहा है, सुन लो बेटा, आपसे पूछ रहा है टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। आओ, मैंने आपको बताया था बेटा और पढ़ाया भी था, और यहां पे भी लिखा हुआ ही होगा। जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं बेटा, जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, चले खैर, डिविडेंड वगैरह सबका लिखा हुआ है। तो जब हम कंपनी अकाउंट की बात करते हैं, कंपनी की इक्विटी क्या होती है बेटा? शेयर्स प्लस रिजर्व्स। तो मेरे शेयर्स हैं बेटा 2.5 लाख, और मेरे रिजर्व्स कितने हैं, जरा इन सबको ऐड करो बेटा। तो आपके पास टोटल इक्विटी आ जाएगा। जरा ऐड करें और मुझे बताएं कितना आता है। 250 प्लस 95 प्लस 26, 371,000। सर आंसर इज बी, 371,000। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी। फिर उसके बाद कहता है विच आइटम वुड रिड्यूस द बैलेंस ऑन स्पोर्ट्स क्लब रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? सर रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या आता था, याद करें बेटा। जितने भी पैसे आएंगे वो डेबिट होंगे, जितनी भी पेमेंट्स करोगे वो क्रेडिट होगा बेटा। और यहाँ पे सीडी निकल जाता था बेटा। तो आपसे कह रहा है कौन सी चीज बैलेंस को रिड्यूस करेगी? सर पे करूंगा तभी बैलेंस रिड्यूस होगा ना सर। तो आपको पेमेंट ढूंढनी है बेटा इस ऑप्शन में। डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सर नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है। आप किसी को कभी भी डेप्रिसिएशन के पैसे पे नहीं करते बेटा। अच्छा, ओवर ड्यू सब्सक्रिप्शन पेड बाय अ मेंबर, सर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये रिसिट है, पैसा आएगा बेटा। ये तो बैलेंस को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अच्छा सर, प्रॉफिट मेड बाय क्लब शॉप, सर ये भी नॉन कैश इनकम है। भाई जरूरी थोड़ी है हमने जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही पैसा आएगा हमारे पास। सर उधार पे अगर आपने माल बेचा होगा तो पैसे कैसे आएंगे? और ये है भी रिसिट्स बेटा। अच्छा सर, सी इज माई आंसर, पेमेंट फॉर न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर ये पेमेंट है, ये पेमेंट होगी तो आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। आ गया है बेटा। उसके बाद बोलता है एन एमेच्योर ड्रामेटिक्स क्लब वाज फॉर्म टू प्रोवाइड ओकेजनल परफॉर्मेंसेस फॉर पेइंग पब्लिक। ऑन परफॉर्मेंस डेज द क्लब सेल्स रिफ्रेशमेंट टू पब्लिक। प्रॉफिट फ्रॉम these sales help towards running cost of the club। अच्छा ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर? बड़ा ही आसान है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट आपको जो है वो बनाना है बेटा। तो रिसिट्स फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हमारी सेल्स हो जाएंगी बेटा 980 की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री से सर, विच इज 50, एड परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट बेटा 490, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा 75। जरा बता दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? हाँ दोस्त, बता दो जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है। हाँ भाई, और मेरा जीपी कितना आ रहा है? सर 465 मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, जीपी बता दो बेटा कितना आ रहा है? 515। एग्जामिनर देख रहे हो कितना चालाक है,
465 भी ऑप्शन में दिया है कि कोई तो गधा होगा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को टिक कर लेगा भाई, और कोई तो गधा होगा जो 515 को भी क्लिक कर लेगा। हमें प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, लेस एक्सपेंसेस बेटा, जो कि प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ टिकट है परफॉर्मेंस के लिए बेटा। ये क्लब की कॉस्ट नहीं है बेटा, ये जो है परफॉर्मेंस के एक्सपेंसेस हैं, हमने पढ़ा था। एक सेकेंड, एन एमेच्योर ड्रामेटिक्स क्लब वॉज फॉर्म टू प्रोवाइड, नहीं सर, सर नहीं सर, ये 35 हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं होगा बेटा, सुन लो। ये 35 हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिफ्रेशमेंट का बिजनेस है। अगर रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड कोई हम एक्सपेंस पे करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ये जो परफॉर्मेंस है ये तो हमारे क्लब का काम है बेटा, तो ये परफॉर्मेंसेस जो हैं वो हमारा सर्विस बिजनेस है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो ये एक्सपेंस नहीं होगा बेटा। तो हमारा जीपी ही हमारा प्रॉफिट होगा, विच इज डी बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ आगे हैं। विच कॉस्ट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर बेटा? सर कैरिज आउटवर्ड्स डायरेक्ट, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी नहीं है, ये तो एक्सपेंस है। डिलीवरी व्हीकल डेप्रिसिएशन सर, डिलीवरी व्हीकल भी एक्सपेंस है। डिलीवरी व्हीकल का काम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्सपेंस होता है, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है बेटा। रॉयल्टी इज माई आंसर, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। आगे हैं उसके बाद, सैंडी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, शी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? आ जाओ बेटा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। ऑफिस रेंट इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। क्लोथिंग इन्वेंट्री बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ऑफिस स्टाफ सैलरी इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आएगा। फैक्ट्री वर्कर सैलरी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट कॉस्ट है बेटा। और रॉ मटेरियल परचेजेस बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। तो आ जाए सर, बना ही लेते हैं। सर ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारा 90,000 बेटा। अभी मैंने आपको दिखाया था बेटा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला किधर गया भाई? नीचे है सर, यानी ये रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला है प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और ये प्राइम कॉस्ट क्या है बेटा? जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। तो आ जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री 90,000, ऐड परचेज बेटा, कितना है परचेज? सर 20,000। सर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर कितना आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करके? 74,000 बेटा, करो ज़रा कितना आता है ये, बताओ बेटा ये कितना आता है। ऐड, या चलें छोड़ दें, अलग अलग क्या ही निकालें, एक ही साथ निकाल लेते हैं बेटा। उसके बाद ऐड करूंगा बेटा ये फैक्ट्री सैलरी बेटा, फैक्ट्री सैलरी बेटा, क्योंकि आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा बेटा 15,000। और ऐड कर दूंगा फैक्ट्री रेंट बेटा। बाकी कोई भी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करती है। तो बता दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है? 61,000 बेटा। इसका मतलब बी इज माई आंसर। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलते हैं ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट सेल्स बता दो। सवाल देखकर समझ आ जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए भाई कि एसएलसीए बनाना है। तो आ जाए बना लेते हैं एसएलसीए बेटा, एसएलसीए बना लेते हैं बेटा। बीडी यहाँ आता है 5,000 है बेटा। सीडी यहाँ आता है 8,500 है बेटा। रिसीट्स यहाँ आती हैं बेटा 34,700। इररिकवरेबल डेट्स यहाँ आता है बेटा 200। डिस्काउंट अलाउड यहाँ आता है 185। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट सेल्स की, बताएंगे कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल्स की? हाँ भाई, जरा बता दें क्रेडिट सेल्स की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है बेटा? 38,585, यानी यानी 38,585 का मतलब डी हमारा आंसर है बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ दोस्त। आगे हैं। उसके बाद बोलता है बेटा डायन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और आपसे कहता है करंट रेशो, तो करंट रेशो का फॉर्मूला अगर आपको याद हो बेटा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, कैश करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी है तो नहीं आएगा बेटा। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है। सर मसला ही नहीं है, आ जाए फॉर्मूला लगाने बेटा। कैश है 250 प्लस 2350 इन्वेंट्री प्लस 1350 का रिसीवेबल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है 1300 प्लस 1,000 बेटा। और मैंने आपको बताया था जब भी आंसर आएगा तो वो इस टू वन लिखा जाएगा। बताएंगे कितना आंसर आता है? बताएंगे बेटा कितना आंसर आता है? हाँ दोस्त, बोलो बेटा कितना आंसर आ रहा है? हाँ भाई,
बता दें कितना आंसर आ रहा है सर? 1.72:1 लिखा जाएगा, जिसका मतलब क्या है बेटा कि करंट एसेट 1.7 है और लायबिलिटी हमें जो रीपे करनी है वो 1 है। तो आंसर इज सी बेटा। उसके बाद है सर, कहता है कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। अच्छा सर, इन्वेंट्री टर्नओवर पहले 24 था, फिर 25 था, फिर 27 हो गया, यानी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ता है तो इंप्रूव परफॉर्मेंस होती, अच्छी परफॉर्मेंस है, ज्यादा माल बिक रहा है ना बेटा। वॉट वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशो। कहता है भाई बताओ इस रेशो को एक्सप्लेन कैसे करते हो। अच्छा सर, अब इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद हो बेटा सुनना, टाइम्स में है बेटा। तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब खुद सोचो बेटा, ये आंसर ज्यादा कब आएगा, ये आंसर ज्यादा कब आएगा? या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाए या इन्वेंट्री कम हो जाए, ऐसा ही है। भाई मेरा आंसर ज्यादा कब आएगा? जब न्यूमरेटर बढ़ जाए या डिनोमिनेटर कम हो जाए, नॉर्मल मैथ्स है ना बेटा। अच्छा सर, फ्यूअर सेल्स वर ऑन क्रेडिट। सर सेल्स क्रेडिट पे हो या कैश पे, इससे इन्वेंट्री टर्नओवर का कोई कोई मसला नहीं है, इन्वेंट्री टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेंट्री टर्नओवर बोलते हैं माल बेचो, चाहे कैश पे हो या क्रेडिट पे हो। तो अगर आपने कम माल क्रेडिट पे बेचा तो कोई मसला नहीं है सर, माल बिकना चाहिए चाहे उधार पे बिके या कैश पे। अच्छा सर, सेलिंग प्राइस इंक्रीज। सर अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे, सर अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे बेटा तो इससे कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा बेटा। सेल्स एक्टिविटी स्लोड, माल कम बिक रहा है, अगर माल कम बिक रहा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी बेटा। यहां पे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री को कम करना है, इससे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है। सर आंसर इज बी, इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्वांटिटी वाज डिक्रीजिंग बेटा। सर अगर इन्वेंट्री कम होगा तो एवरेज इन्वेंट्री भी कम होगा, और अगर एवरेज इन्वेंट्री कम होगा तो इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है? चलें आगे हैं। कहते हैं मारिया यूज स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईयर 1 एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन ईयर 2 टू डेप्रिशिएट हर नॉन करंट एसेट्स, व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैज मारिया फेल्ड टू अप्लाई बेटा। सर सीधा सीधा कंसिस्टेंसी पढ़ाया था आपको, सेम मेथड्स सेम पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए आपको, आप ऐसे मेथड चेंज नहीं कर सकते बेटा। आखिरी एमसीक्यू बेटा है, रेवेन्यू, सुनना बेटा, रेवेन्यू शुड ओनली बी रिगार्डेड एज अर्न्ड व्हेन द लीगल टाइटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ट्रॉपिकल पास पेपर्स पढ़ाते वक्त कि सेल्स में तभी बुक कर सकता हूं बेटा जब मेरे पास से रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होके मेरे बायर के पास चला जाएगा। जिसकी बेस्ट एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन में गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, वो न्यूज़पेपर वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जब तक जो न्यूज़पेपर फेंकने वाला एजेंट है वो न्यूज़पेपर बेच नहीं देगा, न्यूज़पेपर कंपनी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि शाम में जितने न्यूज़पेपर अनसोल्ड होंगे उसको वो कंपनी को वापस देने पड़ेंगे बेटा। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ।